वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में दूर दराज से आप सभी भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण यह जो पधारे हुए हैं, आपने अपने कीमती समय में निकाल कर जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि दहेज प्रथा सर्व समाज में एक बहुत ही गलत कुरीति है। इस पे आप सबको रोक लगानी है कैसे भी करके। दहेज प्रथा भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। अपनी जेब में रखा 5 रुपए का पेन अगर कोई अपन से मांगे तो मैं तो नहीं देता, किसी को ढक्कन खोल के देता हूँ। अगर देता हूँ देने के बाद में भैया पेन दीजिए वापस। अपनी जेब में रखा पेन अगर कोई मांग ले तो हम देने से हिचकिचाते हैं। ये वाले भी क्या जिक्र रखते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं। बेशर्म है वो लोग जो इतनी कीमती चीज लेने के बाद उसकी कीमत मांगते हैं। ये दहेज प्रथा सर्व समाज में आपका समाज एक हरे भरे वृक्ष की तरह है, उसमें दीमक की तरह लग चुकी है। या तो आप सभी लोग भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट की तरफ से कोशिश करें, दीमक की दवाई बन के इसको बिल्कुल नष्ट करें और अपने हरे भरे समाज को बचाएं। आए हो तो खुशी का एक गीत सुनाकर जाइए, अंधियारों के शहर में उजियारा लेकर आइए, मन का कोना कोना रोशन हो जाए रहनुमाई
मुझे लगता है काम तो हमारा ये होगा। दूसरा काम मेरी समझ में जो आ रहा है कि अभी भी भारत जैसे देश के अंदर मोबिलाइजेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि लिटरेसी बहुत कम है अभी भी। बहुत शिक्षा का जो हमारा स्तर है वो अभी भी मुझे लगता है कि अन्य विकसित राष्ट्रों के मुकाबले भारत में अभी भी कम है। लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या है, और जब लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे अधिकार क्या है तो फिर उनके साथ में कई बार नाइंसाफी होती है। और इसलिए आप जैसे जो अच्छे लोग हैं समाज के अंदर, क्योंकि अब मुझे पता नहीं, मैंने पूछा कि आप एनजीओ की तरफ से काम एनजीओ जैसे काम कर रहे हो या वैसे, लेकिन फिर भी सरकार की जो मदद होती है वो कितनी होती है मुझे पता नहीं मिलता है कि रहा हूँ, पहले कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना पता है कि कितना क्या होता है। तो आप जैसे जो लोग रहते हैं, मतलब कहते हैं कि घर को तमाशा के, मतलब घर का पैसा लगा के, घर का डीजल लगा के, घर का समय लगा के, और समाज के अंदर काम करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। क्योंकि आज का युग इतना फास्ट मूवमेंट है, इतना फास्ट बिजनेस है, अपने हल्का सा अगर बिजनेस को ढीला छोड़ा तो दूसरा आपके कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस को कैप्चर करेगा। आप अगर नौकरी कर रहे हो, वो सर्विस में अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया तो आपका जो भी हेड होगा वो हेड आपको कहते हैं ठीक है आप दूसरा तैयार बेटा, आपको दूसरा काम करो, समाज की सेवा करो। इसलिए जो समाज की सेवा करने वाले जो भी व्यक्ति है, भाई या बहन है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आज के युग में। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जैसे लोगों को खूब ताकत प्रदान करें, खूब संबल दे, ताकि आप समाज में जिस उद्देश्य को लेके भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट का गठन हुआ है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। मुझे पहले पता होता है कि ऑल इंडिया का कार्यक्रम है तो मैं फिर उस मानसिकता से आता है, लेकिन मुझे कहा ये फिर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बहुत लोग जुड़ते हैं। मैं वाकई में ही बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। और कहती हूँ कि शुरुआत जैसे श्वेता ने मुझे बोला तो कहती हूँ कि मानव हो तो मानव बन रहना होगा, मानव हो तो मानव बन रहना होगा, जीवन की हर क्रिया को सहना होगा और रक्षा करनी होगी सबके जीवन की, जीना सबका हक है ये कहना। लेकिन जब मानव अधिकार की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अधिकार है क्या। आप अपने घर से ही शुरुआत करके देखिए, जो चीज हमारे घर से शुरू हो रही है वही समाज हो जा रही है, वही देश हो जा रही है, वही पूरे विश्व में जा रही है। तो जो भी चीज़ हम शुरुआत करें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। हम अगर चाहिए तो कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। हम अपने कर्तव्य पूरी तरह से निभाएं, हमें अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ नहीं मिलते हैं वहाँ हमें छीनना भी पड़ता है। तो हम कोशिश ये करें कि हम अपने परिवार से वो सब चीज़ें शुरू करें ताकि किसी को छीनने की जरूरत ना पड़े, हमें स्वतः ही वो चीज़ मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे पीड़ाओं को, बहुत सारे ऐसे किसानों को, तो हमारे
जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जिम्मेदारी को 100% निभाएं। तो मैंने गौरव जी को कहा कि गौरव जी मैं सभी की जिम्मेदारी लूंगी। इन्होंने मुझे बहुत पहले से कहा था, जब मुझे लगेगा कि मैं इसमें 100% दे सकती हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकती हूँ। मेरे साथ श्वेता, आकाश और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से श्रद्धा, आलोक जी और बाकी लोग, सुनील जी का तो और संजीव जी के तो बात ही क्या करेंगे, तो है इसके करता सारे मुख्य है, और बाकी लोग जो है हम भी दिल्ली में पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा 100% आपको आपकी संस्था को दें। और ये संस्था ना सिर्फ दिल्ली, उज्जैन, मध्य प्रदेश या कहीं आसपास, पूरे विश्व में एक दिन वो समय आएगा जब भारतीय मानव अधिकार संगठन से बुलंदियों को छुएगी और एक नाम होगा और हम उसके काम करेंगे। मेरा कहना है कि हम अपने घर से करें तभी हम सम्मान तक देश तक पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जब भी मंच पे होते हैं तो माँ शारदा की वंदना से हम अपना कारोबार शुरू करते हैं। मुझे समय बता दें, शर्मा दीदी ने कुछ बोलना है तो कहती हूँ, माँ शारदा के चरणों में समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि प्राप्त देना में माँ के शीशे झुके देना, चरणों में अपने माँ मुझे स्थान दीजिए,
मुझे देख करके संवरता है कोई, मुझे देख करके संवरता है कोई। और एक उत्तर देती हूँ, सुनिएगा। आपको शायद कहीं नहीं मेरी उत्तर से आपको कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएगी कि मुझे कॉलेज का वो फिर जमाना याद आता है। मुझे कॉलेज का तुम्हारा वाला जमाना फिर याद आता है कि तो मुझे कॉलेज का फिर वो जमाना याद आता है। नजर मिलते ही तेरा मुस्कुराना याद आता है। मुझे कॉलेज का फिर वो जमाना याद आता है। नजर मिलते ही तेरा मुस्कुराना याद आता है। भले तुम भूल बैठे हो, भले तुम भूल बैठे हो मेरी यादों के मौसम को, भले तुम भूल बैठे हो मेरी यादों के मौसम को, मगर मुझको तुम्हारा हर फसाना याद आता है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा इस हिसाब से तो एक हम जब कहते हैं कि इश्क मोहब्बत क्या है, तो मैं एक तहत में गजल कहती हूँ। हम सब ने कहीं ना कभी किसी ना किसी से इश्क किया हुआ, ये सच्ची बात है, मानिए या मत मानिए। हमारा मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी से जुड़ जाता है, तो इश्क कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब आपके मन में आए तब कर लीजिए, कोई इसमें फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन निभाना निभाइए, करिए तब जब आप निभा पाए। तो कहती हूँ जिंदगी की सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो। अलग मुस्कुराने खड़े थे, अलग को भी याद आ रहा है कुछ कि जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं, मान लेती तुम्हारी मैं सरदेश अभी, मौन ही तुम रहे कुछ कहा तो नहीं, जिंदगी के लिए। और एक बड़ा लंबा इंतजार होता है, और उस इंतजार तक में जब नहीं कोई आ पाता तो क्या निकलती है लाइनें, सुनेगा कि आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, गौर तुम्हें समर्पित करते हुए लाइनें कि आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं। चार का मतलब होता है डॉक्टर, कि आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। और हम महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी बोलते हैं, हम किसी पे उंगली उठा बड़ा आसानी से उठा देते हैं। जरा सा भी कोई विशेष माफ कीजिएगा, मैं किसी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आमतौर पर क्या देखा जाता है, दूसरों के लिए बहुत कहना आसान होता है, लेकिन क्या हम खुद हैं? तो वहां से मेरा एक शेर निकला था, सुनिएगा। और ये शेर मेरे देश के बहुत बड़े शायरों के आशीर्वाद मुझे मिला था, शेर में सुनिएगा कि जिसकी खातिर न मिटा, जिसकी खातिर न मिटा बनूं मैं सिया, जिसकी खातिर न मिटा बनूं मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। अब एक गीत के दो बंद देखें अपनी जगह लोगी, क्योंकि अभी मैं
जैसा प्रियवर, सौंधी माटी जैसा प्रियवर, महके अपना प्यार मगर शिद्दत जब उबान पे आए चुप भी रहना ठीक नहीं, चुप भी रहना ठीक नहीं। अच्छा एक आपको ये मेरी राजधानी वाला जो मैं सुनाया नहीं, वो मेरी दिल्ली की राजधानी में बड़ा थोड़ा सा चक्कर आपने की बड़ा चल रहा है, तो कहती हूँ आप सभी को समर्पित करती हूँ। तेरे दिल की मैं राजधानी, दिल्ली की राजधानी चाहिए तो राजधानी के अंदर मेरी बसती है, सुनिएगा कि तेरे दिल की दीदी आपको अंजू दीदी आपको समर्पित करती हुई कि तेरे दिल की मैं राजधानी हूँ, खूबसूरत सी एक कहानी हूँ, तेरे दिल की मैं राजधानी हूँ, खूबसूरत सी एक कहानी हूँ, इश्क खिलता गुलाब सा है मेरा, इश्क खिलता गुलाब सा है मेरा, खुशबू में उसकी ज़ाफ़रानी हूँ, खुशबू में उसकी ज़ाफ़रानी हूँ। अब एक गीत से बंद है जो गीत जिस गीत से मेरी पहचान बनी वो आपके सामने, और मेरी उम्मीद है कि इस गीत के आशीर्वाद आप सबका मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। मान में और मेरे मान में हमारे अहिल्या कथा, तुम मुझे राम जैसे मुझसे मिले, मुझको आकार साकार तुमसे मिला, मुझको आकार साकार तुमसे मिला, जैसे मीरा की भक्ति को मुझसे, सूक्ष्मतम में रहूं, सूक्ष्मतम में रहूं, चेतनम तुम रहो, सूक्ष्मतम में रहूं, चेतनम तुम रहो, प्राण तक मेरी प्रतिपद हो जाओ तुम, मान में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्यारा हो जाओ तुम। और जो अगला वक्त है मुझे खुद को लगता है कि माँ लड़की ने बोले कि जब मैं कोई दान करूँ कहती हूँ वही से जोड़ती हूँ कि निश्चला रही, समझ बैठे कहती हूँ कि निश्चला रही एक धारा में, निश्चला रही एक धारा पर मुझे तुमने पावन किया, निश्चला रही एक धारा में, शीश धर कर मुझे तुमने पावन किया, बांसुरी कर दिया
हमेशा कंधा से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़ा हुआ है और उनकी हर परेशानी में हमेशा साथ खड़ा है। इसे एक सरल शब्द में ये भी कहा जा सकता है कि हमारे जो जन्म से अधिकार हैं उन सभी अधिकारों की रक्षा मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट करता है। किसी भी तरीके का शोषण हो, भ्रष्टाचार हो, इसे खत्म करना इसका मेन उद्देश्य है। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का मुख्य लक्ष्य ये है कि जहाँ भी शोषण हो रहा है या कोई बात हो रही है तो कहीं भी अगर शिकायत करने के लिए जाएंगे तो वहाँ खर्चा लगेगा। यहाँ मुफ्त में हमारे बाहर के अधिकार सहकार ट्रस्ट के पदाधिकारी अपना घाट का खर्चा करके और समस्या को, शोषण को, अधिकारियों से लड़ाई लड़के और उनकी समस्या हल कराने का मुख्य लक्ष्य यही है। बिना पैसे प्रयास करके और समस्या को हल करते हैं। हमारे भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट का मुख्य काम बेरोजगार हमारे यहाँ जो अभी मुख्य मुद्दा है झाबुआ, खरगोन, खंडवा सामाजिक मुद्दा उठाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर और अभी एक और बेरोजगारी जो बेरोजगारी की मुख्य मुद्दा है। अभी हमारे यहाँ से 63 मजदूरों को केरल हैदराबाद के पास कोई गाँव है वहाँ पर गन्ना कटाई के लिए लोकल ठेकेदार लेके गया था जिसमें उनका वहाँ पर शोषण किया जाता था। उनको ना पैसे के मामले से अवगत कराया, उनके द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा एक टीम बनाकर वहाँ लोकल जहाँ पर था लोकल स्थानीय पुलिस को सूचना दी है, उसके द्वारा मजदूरों को वहाँ से छुड़ाकर अभी 2 दिन रहे हैं जहाँ वो कलेक्टर के समक्ष उन्हें छुड़ा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपको कैसे सहकार ट्रस्ट स्टार्ट करना चाहिए? आपके मन में ऐसा क्या है कि हमको ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए? क्या हुआ कि जे हमको कोई परिस्थितियों पर बनाना पड़ा। सबसे बड़ी परिस्थिति ये थी, देहात गाँव में ऐसा होता था, होता आज भी होता है कि जब कूड़ा कचरा आदमी झाड़ू लगाता है तो एक दूसरे के दरवाजे रख देता है। जब एक दूसरे के दरवाजे रखेगा तो उसमें लड़ाई होती है। लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी हुई कि हल्की सी कूड़ा कचरा की लड़ाई उनने बदलाव करके और केस बनवाया, छोटा केस बनवाया। तो एसपी बोले कि नहीं भाई वो FIR कर गई, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर जी ये झूठा केस है, इसका निराकरण सही होना चाहिए। बोले नहीं हो पाएगा भाई, कर गई FIR। तो उसके बाद गृह मंत्री के पास गए, पुनः जांच करवाने की वहाँ से लिखवा के लाए। उनने एसपी के लिए पुनः जांच के लिए लिखा। जब पुनः जांच में जबकि वो व्यक्ति जिसके ऊपर 354 बनी थी वो व्यक्ति मेडिकल में भर्ती था, उसके ऊपर 354 बनाई गई। जब पुनः जांच में उसको लटकाया गया, इसी उद्देश्य से हमारे मन में आई कि न्याय मिलता है, इसलिए एक भारतीय मानव अधिकार होना चाहिए। व्यक्तियों को न्याय कैसे मिलेगा? और हम लोगों ने इकट्ठे होकर के एक ट्रस्ट बनाने का फैसला किया कि ट्रस्ट बनाना चाहिए जिससे व्यक्तियों के मानव का हनन न हो और मानव के मौलिक अधिकारों का मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिल सके। धन्यवाद। इस क्वेश्चन का जवाब मैं सुनील सर से भी चाहूँगा, क्योंकि जितने एफर्ट्स कोई कैलकुलेशन नहीं है, हर कार्यकर्ता इक्वल है, बराबर है। पर मैं अगर बोलूँ कि भारतीय मानव ट्रस्ट की स्थापना करनी पड़ेगी। एक ट्रस्ट की स्थापना करने का मूल्य होता है। एक्चुअली हमारे समाज में देखते हैं हर किसी के पास सोर्सेस है, या तो पॉलिटिकल या कोई अच्छी जॉब पे है तो उसका सपोर्ट पुलिस प्रशासन बहुत आसानी से कर देता है। बट अगर किसी का सपोर्ट नहीं है बैक से तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई सपोर्ट होता है या पुलिस प्रशासन उसकी कोई मदद करेगा, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उस समय देखने वाला
वाले फ्लोर के अंदर एक कंपनी के केस में कंपनी ने झूठे मामले में एक कंपनी के केस में झूठे मामले में मेरे ऊपर कंपनी ने पुलिस वालों के साथ मिलकर एक छोटी काई भी दर्ज कराई थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी बट उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। चुका था मैं, क्योंकि मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना था जहाँ उनके श्रमिकों का या जो भी समझिए ऑफिसरों का आनंद होता है। इसके बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना, जब मेरे साथ ये हो सकता तो हो सकता ऑल इंडिया में इतने लोग हैं, किसी के साथ हो रहा होगा। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने जो अपनी टीम है जो मुझे लगता है कि सामाजिक सेवा में आगे है, उन लोगों से मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम लोग मानव अधिकार का एक ट्रस्ट तैयार करें जिसमें लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद की जाए। और ये विचार मन में आते से हम लोगों ने पूरी टीम से बात की और 8 दिसंबर को बुला के और 10 दिसंबर को भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट की स्थापना करी। और आज भी हमारे संगठन के माध्यम से जो भी पुलिस केस है, पुरुष के द्वारा जो पुरुष उत्पीड़न हो रहा है पुलिसों के द्वारा, बिल्कुल हमारा संगठन तैयार है, एनी टाइम उनकी मदद के लिए बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मणिपुर, ऐसे 16 स्टेट है जहाँ हमारा भारतीय मानवाधिकार संगठन, नेपाल, भूटान, 16 स्टेट है। नेपाल तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल को पहुँच गया है। पॉइंट जो सब सारे मेंबर्स के मन में आता है कि संगठन के सदस्य बनने के लिए या फिर पदाधिकारी बनने के लिए फीस ली जाती है संगठन के द्वारा। तो हम या जो ट्रस्ट को डोनेशन आता है तो उसमें एक चीज़ ये सोची जाती है कि जब कार्य ही समाज के लिए किया जा रहा है तो ये फीस क्यों, और अगर ये फीस ले रहे हैं तो इसका उपयोग किस जगह पे किया जाता है। प्लीज इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कि बहुत से लोगों के मन में डाउट है जब फीस दे रहे हैं हम क्या करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगी, आप फीस दे रहे हैं सामाजिक जो भी कार्य होते हैं, जैसे आज का कार्यक्रम देखिए आप, आज कम से कम आप फीस दे रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा नहीं हमारा भी योगदान है इस कार्यक्रम के अंदर। तो इन चीज़ों में, इसके अलावा भोपाल के अंदर एक निःशुल्क कोचिंग या शिक्षा चल रही है, तो उसमें भी आगे चल के भोपाल की टीम की मदद की जाएगी। और भी बहुत से सामाजिक कार्य जहाँ आपकी जो भी सदस्य सुन के उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप और उसकी जानकारी बता पाएंगे चैनल से?